हेलो दोस्तों, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के इस क्लास में हमारे डिस्कशन का टॉपिक होगा फ्रिक्शन। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 25 तक के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हेन अ सॉलिड सरफेस इज रब्ड ऑन अनदर सॉलिड सरफेस अ फोर्स इज क्रिएटेड इन बिटवीन द सरफेस, द फोर्स इज कॉल्ड। जब एक सॉलिड सरफेस रब्ड हो रहा है अनदर सॉलिड सरफेस के ऊपर, तो उस कॉन्टेक्टिंग सरफेस के मध्य जो फोर्स क्रिएट हो रहा है उसे क्या कहते हैं? आप सभी को पता होगा, उसे हम फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। आइए हम फ्रिक्शन फोर्स को थोड़ा कुछ और समझते और जानते हैं। फ्रिक्शन फोर्स होता क्यों है, किस कारण से होता है? कोई भी सरफेस पूरी तरीके से रेगुलर नहीं होता, सरफेस में इरेगुलरिटीज होती है। तो एक सरफेस में का जो हील और वैली होता है, उभार और खांचा होता है, दूसरे सरफेस के हील और वैली में इंटरलॉक हो जाता है आपस में। और जब हम ऑब्जेक्ट को रिलेटिव मोशन कराने की कोशिश करते हैं तो ये इंटरलॉकिंग उसका विरोध करती है, तो इसे हम घर्षण फोर्स कहते हैं। इसके अलावा दोस्तों, रबिंग जो घर्षण का टाइप होता है उसके अनुसार हमारे फ्रिक्शन का नाम भी बदल जाता है। जैसे कि यदि किसी ऑब्जेक्ट पे दूसरे ऑब्जेक्ट को रख कर अगर हम उसे मूव कराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वस्तु स्टैटिक अवस्था में मूव नहीं हो रहा है, लेकिन टेंडेंसी टू मूव करने के प्रयास हो रहा है, मतलब मूव कराने की टेंडेंसी हो रही है। मान लीजिए अगर कोई ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर आप दूसरा ऑब्जेक्ट रखें और उस पर हम कोई फोर्स नहीं लगा रहे, तो क्या फ्रिक्शन फोर्स लगेगा? नहीं लगेगा। फ्रिक्शन फोर्स तभी लगेगा जब हम वस्तु को रिलेटिव मोशन कराने की कोशिश करेंगे। तो फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है? रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करता है। इस प्रकार यदि हम एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट पर रिलेटिव मोशन कराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वस्तु स्टैटिक अवस्था में है, तो लगने वाला फोर्स स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। और यदि स्लाइड हो रहा है तो वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन हो जाएगा, और अगर रोल हो रहा है तो वह हमारा रोलिंग फ्रिक्शन हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, मैं स्टैटिक फ्रिक्शन की कुछ इंटरेस्टिंग बातें बताना चाहूँगी। स्टैटिक फ्रिक्शन को हम सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन भी कहते हैं। अब ये सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन क्या होता है? देखिए दोस्तों, मान लीजिए इस ऑब्जेक्ट का वेट हमारा है 100 न्यूटन और इस पर हम फोर्स लगा रहे हैं 50 न्यूटन। जाहिर सी बात है ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। तो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी? 50 न्यूटन। चूँकि ये मूव नहीं कर रहा है, इसलिए हमारा ये फ्रिक्शन कैंसल आउट हो जा रहा है। मतलब सॉरी, ये वस्तु ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है, तो लगाने वाला फोर्स 50 न्यूटन वो कैंसल आउट हो रहा है किससे? 50 न्यूटन के स्टैटिक फ्रिक्शन से। अगर हम नेट फोर्स की वैल्यू देखें तो वो 0 होगा, क्योंकि इसमें कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा है। और यदि हम इस फोर्स की वैल्यू को 80 न्यूटन कर दें, फिर भी ये वस्तु मूव नहीं करेगा, क्योंकि इसका वेट तो 100 न्यूटन है। तो हमारे स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी? इसे कैंसिल आउट करने के लिए स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू अपनी वैल्यू 80 न्यूटन कर लेगा। इसका मतलब जैसे जैसे हम फोर्स को वैरीड करते हैं, मतलब फोर्स अलग अलग लगाते हैं, तो स्टैटिक फ्रिक्शन भी अपनी वैल्यू एडजस्ट करता है। इस प्रकार हम समझे कि स्टैटिक फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन है। तो आप बोलेंगे कि हम तो फ्रिक्शन का लाभ पढ़े हैं, फ्रिक्शन के लाभ में फ्रिक्शन फोर्स अनुपाती होता है नॉर्मल रिएक्शन के। इसकी एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है? देखिए दोस्तों, जो हमारा फ्रिक्शन का रूल होता है, फ्रिक्शन का नियम होता है, वो लिमिटिंग फ्रिक्शन पे कंडीशन पे बेस्ड होता है। लिमिटिंग फ्रिक्शन या लिमिटिंग अनुक्रमानुपाती होता है नॉर्मल रिएक्शन के। तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है। अब ये लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है? लिमिटिंग फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन का अधिकतम मैक्स वैल्यू है। मतलब कि रेडी टू मूव, मतलब मूव होने ही वाला हो लेकिन मूव ना हो रहा हो लिमिटिंग अवस्था में, अगर उससे मैं थोड़ा सा भी एफ लिमिटिंग से अगर मैं की वैल्यू थोड़ा सा भी बढ़ाऊँ तो जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो मूव करने लग जाएगा, वो हमारा होता है लिमिटिंग। तो जो फ्रिक्शन का रूल होता है वो एफ लिमिटिंग अनुक्रमानुपाती नॉर्मल रिएक्शन होता है, न कि एफ स्टैटिक। आइए दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। which is in between the wheel and road, which is in between wheel and road if vehicle are able to run on road।
हम सभी को पता है, बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि घर्षण के बिना हम चल नहीं सकते या गाड़ी रोड पे अच्छे से चल नहीं सकती है। इसका रीज़न है यदि फ्रिक्शन नहीं होगा तो हमारा शूज या हमारा पैर स्लाइड करेगा, जो व्हीकल है वो स्किडिंग करेगी। तो फ्रिक्शन फोर्स ज़रूरी है व्हीकल को रन कराने के लिए रोड पर, हम मतलब चलने के लिए फ्रिक्शन बहुत ज़रूरी है। तो हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4 फ्रिक्शन। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, विच डायरेक्शन ऑफ मोशन फ्रिक्शन फोर्स एक्ट्स। आप अपने आंसर टाइप कर सकते हैं, इससे आपकी प्रैक्टिस बनी रहेगी। विच डायरेक्शन ऑफ मोशन फ्रिक्शन फोर्स, हम सभी को पता है कि फ्रिक्शन फोर्स जो होता है वो रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ऑप्शन नंबर 2 अपोजिट। अगला हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन का फार्मूला पूछा गया है। एफ हमारा फ्रिक्शन फोर्स है और आर नॉर्मल रिएक्शन है और क्यू हमारा एंगल ऑफ फ्रिक्शन है। देखिए दोस्तों, एंगल ऑफ फ्रिक्शन एफ लिमिटिंग मतलब जस्ट मूविंग कंडीशन, एफ स्टैटिक का मैक्स वैल्यू को एफ लिमिटिंग कहते हैं। एफ लिमिट और नॉर्मल रिएक्शन का रिजल्टेंट नॉर्मल रिएक्शन के साथ जो एंगल बनाता है उसे हम एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। इसे मैं दोबारा रिवाइज करूँ तो एफ लिमिटिंग और नॉर्मल रिएक्शन का रिजल्टेंट नॉर्मल रिएक्शन के साथ जो एंगल बनाता है उसे हम एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। आइए कुछ और समझते हैं और डिटेल में जानते हैं। यह हमारा ऑब्जेक्ट है। यह ऑब्जेक्ट सरफेस पर अपने वेट के कारण एक फोर्स लगा रहा है जिसकी वैल्यू है mg। तो इस फोर्स को काउंटर करने के लिए सरफेस ऑब्जेक्ट पर रिएक्शन फोर्स लगाता है जो कि सरफेस के नॉर्मल होता है। इसे हम नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं। दोस्तों, एंगल ऑफ फ्रिक्शन एक काल्पनिक एंगल है, इसका कोई रियल एग्जिस्टेंस नहीं है, लेकिन इसके हेल्प से हम बहुत से मतलब यूजफुल वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, इसलिए हम एंगल ऑफ फ्रिक्शन को निकालते हैं। अब एंगल ऑफ फ्रिक्शन पता चल गया, एफ लिमिटिंग और नॉर्मल रिएक्शन का रिजल्टेंट नॉर्मल रिएक्शन के साथ जो एंगल बनाता है उसे एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। अब इसके वैल्यू कैसे फाइंड आउट करें। टेन थीटा इक्वल टू लंब, एंगल के सामने वाला जो भुजा होता है वो लंब होता है। एफ लिमिटिंग हो गया, एफ लिमिटिंग अपन आधार नॉर्मल रिएक्शन। इस प्रकार हमारे पास एक फार्मूला आया, टेन थीटा इक्वल टू फ्रिक्शन फोर्स अपन नॉर्मल रिएक्शन। आइए अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन के अनुसार जो हमारा एंगल ऑफ फ्रिक्शन है वो क्यू है, मीन्स टेन क्यू। फ्रिक्शन फोर्स हमारा एफ है और नॉर्मल रिएक्शन हमारा आर है। इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन हुआ। अगला हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू निकालने के लिए आइए हम फ्रिक्शन के नियम को समझते हैं। फ्रिक्शन के नियम के अनुसार एफ अनुक्रमानुपाती नॉर्मल रिएक्शन, एफ क्या है हमारा, एफ हमारा है स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्स वैल्यू या एफ लिमिटिंग कंडीशन में है। तो एफ स्टैटिक मैक्स अनुक्रमानुपाती होता है नॉर्मल रिएक्शन के, और अगर हम प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो हमारे पास एक कांस्टेंट आएगा जिसे हम म्यू कहेंगे, इसे कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। और इस प्रकार हमारे पास फार्मूला आया एफ बराबर म्यू एन, म्यू की वैल्यू आई एफ अपान एन। इस प्रकार हमारे पास आया कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का फार्मूला एफ फ्रिक्शन अपन नॉर्मल रिएक्शन। और यदि यह स्टैटिक कंडीशन में है तो हमारे म्यू का मान म्यू स्टैटिक आएगा, और यदि ये मूविंग कंडीशन में है, रोलिंग कंडीशन में है, तो हमारे पास आएगा म्यू काइनेटिक्स। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी फ्रिक्शन फोर्स अपन नॉर्मल रिएक्शन। अगला हमारा क्वेश्चन है, अ लोडेड ट्रक वेट्स 2400 किलोग्राम एंड इट कैन बी मूव्ड बाय द फोर्स 30 kg, डिटरमाइन द कोफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन। पहले आइए देखते हैं इसमें दिया क्या क्या है। एक लोडेड ट्रक का वेट दिया गया है, mg दी गई है 2400 kg। तो हॉरिजॉन्टल कंडीशन में जितना हमारा वेट होता है उतना ही हमारा नॉर्मल रिएक्शन होता है। तो हमारे पास आ गया नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू
2400 kg। और क्या दिया हुआ है कि जो हमारा ट्रक है उसको मूव कराने के लिए हमारे पास जो फोर्स है, फोर्स कितना होगा, फ्रिक्शन फोर्स के वैल्यू के बराबर होगी, तभी तो वो मूव होगा। फ्रिक्शन फोर्स को काउंटर करने के बाद ही तो मूविंग प्रोसेस शुरू होगा। तो हमारे पास क्या है, मूव्ड बाय अ फोर्स 30 kg। तो हमारे पास फ्रिक्शन फोर्स दिया हुआ है। यह स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं है, मूव हो रहा है, यह काइनेटिक फ्रिक्शन हो गया 30 kg। हमें डिटरमाइन करना है म्यू की वैल्यू। देखिए दोस्तों, अभी हम जस्ट पढ़े हैं कि जो हमारा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है वो होता है फ्रिक्शन फोर्स अपॉन नॉर्मल रिएक्शन। फ्रिक्शन फोर्स अपॉन नॉर्मल रिएक्शन डिवाइड करने से पहले हम ये ज़रूर देखेंगे कि जो हमारे फ्रिक्शन फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन की जो यूनिट है वो सेम होनी चाहिए। यदि यूनिट सेम है तो हमें यूनिट परिवर्तन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यह नहीं कि ये फोर्स है तो इसका यूनिट न्यूटन में होना चाहिए। जो अगर यूनिट सेम है तो यूनिट कन्वर्जन की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर यूनिट चेंज है, जैसे कि 1 kg में दिया है, 1 न्यूटन में दिया है, तो हाँ यूनिट कन्वर्जन करके दोनों को सेम यूनिट में लाना होगा, क्योंकि जो हमारा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है वो यूनिटलेस क्वांटिटी है, यूनिटलेस राशि है। मीन्स कि जो जैसे नॉर्मल रिएक्शन भी एक फोर्स ही है और फ्रिक्शन फोर्स ही है, तो दोनों का जो यूनिट होता है वो आपस में कैंसल आउट हो जाता है। तो हमारा इस प्रकार कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एक यूनिटलेस राशि है। और फिर जब भी हम डिवाइड करेंगे तो ये ज़रूर देखेंगे कि जिसका हम डिवाइड कर रहे हैं वो सेम यूनिट में है या नहीं। सेम यूनिट में है तो सिंपली हम इसे डिवाइड कर देंगे, एफ फ्रिक्शन अपॉन नॉर्मल रिएक्शन। फ्रिक्शन की वैल्यू, फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू दी है 30 kg और नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू है 2400। डिवाइड करने में हमें मिला 1/80। वैल्यू होगी 0.0125, ऑप्शन नंबर सी। अगला हमारा क्वेश्चन है कैलकुलेट द पुलिंग फोर्स रिक्वायर्ड फोर्स फिगर शोन। देखिए दोस्तों, फिगर में दिया गया है और हमें पुलिंग फोर्स को फाइंड आउट करना है। वेट दिया हुआ है, मीन्स हमारे पास नॉर्मल रिएक्शन आ गया, 200 kg है। हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू 1.5 है और निकालना है हमें फ्रिक्शन फोर्स। हमें सभी को याद ही होगा कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का फार्मूला क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स अपॉन नॉर्मल रिएक्शन। फ्रिक्शन फोर्स अपॉन नॉर्मल रिएक्शन, फ्रिक्शन फोर्स हमें निकालना है। नॉर्मल रिएक्शन दिया हुआ है 200 kg और म्यू की वैल्यू दी गई है 0.15। इंटू करने पे हमें मिलेगा 30, 15 दूनी 30, ऑप्शन नंबर 4। अगला हमारा क्वेश्चन है डिटरमाइन द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। क्या पूछ रहा है, म्यू की वैल्यू पूछ रही है बिटवीन द ब्रास एंड स्टील, स्टील और ब्रास के बीच में। क्वेश्चन में दिया गया है अ ब्रास स्लाइडर। ब्रास, यह हमारा एक स्लाइडर है जो कि बना हुआ है ब्रास से। वाज प्लेस्ड ऑन द हॉरिजेंटल स्टील सरफेस, और ये रखा कहाँ गया है, स्टील सरफेस पे रखा गया है। स्टील के सरफेस पे रखा गया है हमारे ब्रास का एक स्लाइडर। तो हमें निकालना है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, जबकि ब्रास के स्लाइडर का वेट जो है, हमारे ब्रास के स्लाइडर का वेट है 3 किलोग्राम फोर्स। मीन्स हमारे पास नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू आ गई 3 किलोग्राम फोर्स। देखिए दोस्तों, यहाँ पे 2 बार वेट दे दिया गया स्लाइडर का, ब्रास स्लाइडर 3 किलोग्राम फोर्स। और हमारे पास दिया गया है फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी दी गई है हमारी, 0.7 किलोग्राम फोर्स। नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू दी गई है, फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू दी गई है। हमें निकालना है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की फार्मूला होता है फ्रिक्शन फोर्स 0.7 अपॉन नॉर्मल रिएक्शन 3 किलोग्राम फोर्स।
डिवाइड करने पे हमें मिलेगा 3 दूनी 6, 3 3 9, 0.233, ऑप्शन नंबर 3 सी। अगला हमारा क्वेश्चन है विच इज नेसेसरी टू अवॉइड प्रोडक्शन हीट। देखिए दोस्तों, एक कूलेंट होता है और दूसरा लुब्रिकेंट होता है। कूलेंट का यूज कटिंग जोन एरिया में किया जाता है। कूलेंट जो होता है हमारा, जब भी कटिंग ऑपरेशन होता है तो कटिंग एज और वर्कपीस के बीच जो रबिंग एक्शन के कारण जो भी जब कटिंग एक्शन होता है तो उसमें रबिंग होता है और घर्षण होता है, होने की वजह से बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होता है और उसे अवॉइड करने के लिए हम कूलेंट का यूज करते हैं। और लुब्रिकेंट का यूज होता है, कूलेंट का यूज कटिंग जोन में किया जाता है जहाँ पे कटिंग ऑपरेशन होते हैं। तो कटिंग एज और वर्कपीस के बीच घर्षण के कारण जो बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होता है उसे अवॉइड करने के लिए कूलेंट का यूज किया जाता है। और जबकि लुब्रिकेंट का यूज मशीन के मूविंग रिलेटिव पार्ट्स के बीच फ्रिक्शन को कम करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, विच इज नेसेसरी टू अवॉइड प्रोडक्शन हीट, मीन्स इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 कूलेंट। अगला हमारा क्वेश्चन है विच इज यूजिंग फॉर रिड्यूसिंग द फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए क्या यूज करते हैं, तो अभी मैंने आपको बताया लुब्रिकेंट्स का यूज करते हैं। मशीन के पार्ट्स के बीच रिलेटिव मोशन होने के कारण जो मतलब रिलेटिव मोशन से जो घर्षण होता है उससे बचने के लिए हम लुब्रिकेंट का यूज करते हैं। या कम जो लुब्रिकेंट्स होता है वो घर्षण को कम करके स्मूथली रिलेटिव मोशन हो सके ताकि मशीन के पार्ट्स के बीच। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लुब्रिकेंट्स। अगला क्वेश्चन है विच इज द लॉ ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन फोर्स इज इंडिपेंडेंट ओवर द एरिया एंड शेप ऑफ कॉन्टेक्टिंग सरफेस। अभी इसका तो आइडिया नहीं, नेक्स्ट ऑप्शन पे पहुँचते हैं। फ्रिक्शन फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। यह तो बिल्कुल गलत हुआ क्योंकि हम पिछले अभी तुरंत ही पढ़े हैं कि जो हमारा फ्रिक्शन फोर्स होता है वो प्रोपोर्शनली होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल नहीं होता है, अनुक्रमानुपाती होता है नॉर्मल रिएक्शन के। मतलब ऑप्शन नंबर 2 गलत है। फ्रिक्शन फोर्स एक्ट द सेम डायरेक्शन ऑफ मोशन, यह भी गलत है क्योंकि हमें पता है फ्रिक्शन फोर्स जो रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, अपोजिट डायरेक्शन में होता है। और हमारा चौथा ऑप्शन है फ्रिक्शन फोर्स इज नॉट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ कॉन्टैक्ट सरफेस। यह तो बिल्कुल भी गलत है क्योंकि आप जनरली देखे भी होंगे, समझते भी होंगे कि रफ सरफेस पे फ्रिक्शन ज़्यादा होती है और स्मूथ सरफेस पे फ्रिक्शन कम होती है। मतलब कि यह हमारे कॉन्टैक्ट सरफेस पे के नेचर पे डिपेंड करता है कि हमारा कॉन्टैक्ट। देखिए दोस्तों, यह एक ऑब्जेक्ट है जिसे अलग अलग ओरिएंटेशन में रखा गया है। पहले ओरिएंटेशन में जो कॉन्टैक्टिंग सरफेस है इसकी वैल्यू बहुत कम है और दूसरे ओरिएंटेशन में कॉन्टैक्टिंग सरफेस का एरिया बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर मान लीजिए हम इस ब्लॉक को मूव कराने के लिए 30 न्यूटन की आवश्यकता हो रही है तो डिफरेंट ओरिएंटेशन में रखे उसी ब्लॉक को मूव कराने के लिए भी 30 न्यूटन की आवश्यकता होगी। इसका मतलब कि जो हमारा फ्रिक्शन फोर्स है उसकी वैल्यू, उसका मान कॉन्टैक्टिंग सरफेस एरिया पे डिपेंड नहीं कर रहा है। इसे आप देख पा रहे हैं, लिखा हुआ है दिस ऑब्जेक्ट विल इक्वल मास हैव इक्वल फ्रिक्शन फोर्स। अगर आपके पास किसी ऑब्जेक्ट का मास सेम है और सरफेस का नेचर भी सेम है तो फ्रिक्शन फोर्स इक्वल होगा ही, चाहे कॉन्टैक्टिंग एरिया कम हो या ज़्यादा हो। इस प्रकार फ्रिक्शन फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट सरफेस। इसके अलावा दोस्तों आइए थोड़ा सा और जान ले। हम लोग अभी पढ़े ही हैं कि हमारा फ्रिक्शन फोर्स अनुक्रमानुपाती होता है नॉर्मल रिएक्शन का, और अगर हम प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आ जाता है जिसे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं, और म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन। तो इसको देख के हमें यह पता चलता है कि हमारा जो फ्रिक्शन फोर्स है वो कॉन्टैक्ट सरफेस जो भी है सरफेस के नेचर पे डिपेंड करता है कि वो स्मूथ है या रफ है। यदि रफ है तो इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, अगर स्मूथ है तो इसकी वैल्यू कम होगी, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू। इसके अलावा दोस्तों मास पे भी डिपेंड करता है। नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है, जो वेट होता है, वेट के फोर्स को काउंटर करने के लिए नॉर्मल रिएक्शन होता है।
तो इस प्रकार दोस्तों हम यह जान पाए कि फ्रिक्शन फोर्स डिपेंड किस पे कर रहा है, मटेरियल दैट द सरफेस आर मेड ऑफ, कि मटेरियल जो हमारा ऑब्जेक्ट है, वस्तु है, उसका सरफेस का नेचर क्या है, और नॉर्मल फोर्स बिटवीन द सरफेस, और हमारे नॉर्मल फोर्स पे डिपेंड करता है। और फ्रिक्शन फोर्स किस पे डिपेंड नहीं करता है, सरफेस एरिया बिटवीन द सरफेस, मीन्स कॉन्टेक्टिंग सरफेस एरिया पे डिपेंड नहीं करता है, न ही यह स्पीड पे डिपेंड करता है और न ही शेप पे डिपेंड करता है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, फ्रिक्शन फोर्स इज इंडिपेंडेंट ओवर द एरिया एंड शेप ऑफ कॉन्टेक्टिंग सरफेस। अगला हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स अगेंस्ट अ मोशनल ऑब्जेक्ट। तो सभी को पता है कि जो फ्रिक्शन फोर्स है वो हमेशा जो भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उस मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में ही वर्क करता है। ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला हमारा क्वेश्चन है, विच फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन कॉन्टेक्टिंग सरफेस। फ्रिक्शन फोर्स प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। ऑप्शन नंबर 3। अगला हमारा क्वेश्चन है, विच इज डिपेंड्स ऑन द फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स किस पर डिपेंड करता है, टाइप ऑफ मेटल, कॉन्टेक्ट सरफेस, क्वालिटी ऑफ कॉन्टेक्टिंग मेटल, क्वालिटी ऑफ मेटल्स। देखिए दोस्तों, फ्रिक्शनल फोर्स हमारा कॉन्टेक्ट सरफेस पे डिपेंड करेगा कि उसका नेचर क्या है, वो रफ है या स्मूथ है। यदि हमारा सरफेस स्मूथ है तो हमारा फ्रिक्शन फोर्स कम लगेगा, और यदि हमारा सरफेस रफ है तो फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा लगेगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाउ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज एक्सप्रेस्ड। हम लोग कई बार यह अभी पढ़ चुके हैं कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स अपॉन नॉर्मल रिएक्शन। इट इज़ द रेशियो बिटवीन फ्रिक्शन फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन। ऑप्शन नंबर सेकेंड। अगला हमारा क्वेश्चन है, विच सिंबल यूज टू डिनोट अ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर 2 म्यू। अगला हमारा क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ फ्रिक्शन इज कॉल्ड इफ टू ऑब्जेक्ट आर कॉन्टेक्ट एट रेस्ट। यदि दो ऑब्जेक्ट रेस्ट की कंडीशन में है तो उसके बीच अगर कोई फ्रिक्शन लग रहा है तो उसका क्या नाम होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन। ऑप्शन नंबर 3। अगला हमारा क्वेश्चन है, विच इज द करेक्ट स्टेटमेंट। लिमिटिंग फ्रिक्शन इज इक्वल टू स्लाइडिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन इज मोर देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। आइए पहले इस टर्म को समझे, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है, रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है। देखिए दोस्तों, फ्रिक्शन लग रहा है 3 कंडीशन में। यदि हम फोर्स लगा रहे हैं और वस्तु रेस्ट में है तो हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन हो गया, और यदि स्लाइड कर रहा है तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन हो गया, और यदि रोल कर रहा है तो रोलिंग फ्रिक्शन हो गया। इसके अलावा देखिए दोस्तों, यह एक ग्राफ है। मैं आपको बताई थी कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वो सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन होता है, इसका कोई निश्चित वैल्यू नहीं होता। लेकिन जो हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है उसकी एक निश्चित वैल्यू होती है। और मैं बता दूं आप लोग को कि लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है। अगर हम लिमिटिंग फ्रिक्शन से थोड़ा सा भी ज़्यादा वैल्यू बढ़ाए तो वो ऑब्जेक्ट मूविंग कंडीशन में आ जाएगा, और जब वस्तु मूविंग कंडीशन में आ जाएगी तो हमारे जो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू होगी वो कम हो जाएगी। इस प्रकार हम देखें कि सबसे अधिक जो वैल्यू होती है वो हमारी लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन की होती है। उसके बाद डायनेमिक फ्रिक्शन में स्लाइडिंग भी आ गया और रोलिंग भी आ गया। आप लोग प्रैक्टिकली अनुभव भी किए होंगे कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को स्लाइड कराते हैं तो ज़्यादा फोर्स लगता है बजाय कि अगर हम ऑब्जेक्ट को रोल कराएं। रोल कराने में फ्रिक्शन कम होगा और स्लाइड कराने में फ्रिक्शन ज़्यादा होगा। इस प्रकार अगर हम अपने ऑप्शन की तरफ आए तो हम
ऑप्शन को पढ़ते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन इज इक्वल टू स्लाइडिंग फ्रिक्शन। गलत हुआ, क्योंकि लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है और वो डायनेमिक फ्रिक्शन से ज़्यादा ही होती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट गलत हुआ। रोलिंग फ्रिक्शन इज मोर देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन, यह भी गलत है, क्योंकि हमें पता है स्लाइडिंग में ज़्यादा फोर्स की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेस देन द लिमिटिंग फ्रिक्शन। हाँ, यह सही है, लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू तो सबसे ज़्यादा होती है, स्लाइडिंग से भी और रोलिंग से भी। तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। और चौथा हमारा ऑप्शन है, लिमिटिंग फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेस देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन, यह तो पूरी तरीके से गलत है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द एंगल इज कॉल्ड द एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अभी हम लोग पढ़े हैं तुरंत ही कि नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन फोर्स का रिजल्टेंट नॉर्मल रिएक्शन के साथ जो एंगल बनाता है उसे हम एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन होगा एंगल ROS, ऑप्शन नंबर सेकेंड। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इफ द एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज थीटा। देखिए दोस्तों, जब हम एंगल ऑफ फ्रिक्शन निकाले थे तो tan थीटा की वैल्यू आई थी F लिमिटिंग अपन नॉर्मल रिएक्शन। इसी तरह जब हम फ्रिक्शन लॉ से म्यू की वैल्यू को फाइंड किए थे तो फ्रिक्शन फोर्स अपन नॉर्मल रिएक्शन आया था। इस प्रकार हम देख सकते हैं ये दोनों वैल्यू सेम है, तो म्यू इक्वल टू tan थीटा होगा, ऑप्शन नंबर 3 tan थीटा। अगला हमारा क्वेश्चन है, व्हाट डिनोट्स द लेटर R इन द गिवन फिगर। R क्या है हमारा, नॉर्मल रिएक्शन, कैसे एक्ट करता है, कॉन्टैक्टिंग सरफेस के नॉर्मली। हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4 नॉर्मल रिएक्शन। अगला हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फॉर पुलिंग अ लोड। पूछा गया है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, एक लोड को पुल किया जा रहा है, लोड की वैल्यू है, मीन्स कि हमारे पास नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू आ गई 400 kg, और किससे खींचा जा रहा है, एक फोर्स, यानी फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू आ गई हमारी 40 kg। तो हम आसानी से कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू निकाल सकते हैं। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स अपन नॉर्मल रिएक्शन 40/400 1/10, ऑप्शन नंबर C 0.1। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाउ मच विल बी द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फॉर मूविंग अ बॉडी ऑफ मास 80 kg बाई अ फोर्स ऑफ 40 kg ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस। इसमें भी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू पूछी गई है, जबकि बॉडी का मास मीन्स हमारे पास नॉर्मल रिएक्शन है, नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू 80 kg है, और किसकी हेल्प से मूव किया जा रहा है, यानी हमारे पास फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू 40 kg है। म्यू बराबर फ्रिक्शन फोर्स अपन नॉर्मल रिएक्शन 40/80 1/2, ऑप्शन नंबर सेकेंड 0.5। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाउ मच विल बी द वेट ऑफ बॉडी विच विल बी मूव्ड बाय हॉरिजॉन्टल फोर्स 50 kg अगेंस्ट अ फ्रिक्शन रेजिस्टेंस। फ्रिक्शन रेजिस्टेंस दिया गया है, म्यू की वैल्यू दी गई है 0.25। हाउ मच विल बी वेट, हमसे वेट पूछा गया है, यानी नॉर्मल रिएक्शन पूछा गया है, और हमारे पास दिया गया है फ्रिक्शन फोर्स 50 kg। फार्मूले में वैल्यू रखते हैं फ्रिक्शन फोर्स अपन नॉर्मल रिएक्शन 0.25 अपन 50/n। सॉल्व करने पे आएगा हमारा 50/0.25 200 kg, ऑप्शन नंबर सेकेंड। अगला हमारा क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द अप्रोक्सीमेट एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन m बराबर 0.84। हमसे पूछा गया है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू दी गई है और हमसे एंगल पूछा गया है।
हमसे एंगल पूछा गया है। अभी हम लोग देखे थे म्यू बराबर tan थीटा होता है। म्यू की वैल्यू दी गई है 0.84। tan को अगर हम पक्षांतर करें तो tan इनवर्स हो जाएगा, tan इनवर्स 0.84 थीटा की वैल्यू आ जाएगी। देखिए दोस्तों, tan इनवर्स 0.84 की वैल्यू हम ना जानते हैं ना हम इसे आसानी से निकाल पाएंगे। अगर हम साइंटिफिक कैलकुलेटर का इस्तेमाल करें तो इसकी वैल्यू आएगी 40 डिग्री। इस प्रकार हमारा 25 क्वेश्चंस पूरे हुए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।